आज मेरी शादी हुई थी और मेरी सुहाग रात थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी पर मेरी आंखों में आंसू थे और मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरी आंखों पे लगाया गया काजल फैल चुका था और मेरी लिपस्टिक भी अपनी जगह पर नहीं थी। मेरा शौहर अभी तक कमरे में नहीं आया था। मेरी हालत बहुत अजीब सी थी क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मेरी शादी बड़े ही अजीबोगरीब हालात में हुई थी। फिर भी तसल्ली देने लगी कि अब शादी तो हो गई है, जिंदगी तो गुजारनी है, मरना तो नहीं है। जिंदगी जैसी भी हो, इंसान को जीने का शौक रहता ही है, चाहे वह इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। मैं भी मरना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर के बाद मेरा दूल्हा कमरे में दाखिल हुआ। जब मैंने उसको देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जिंदगी बहुत बुरी होने वाली है। पर जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा और अपने आंसू साफ किए तो मेरे मुंह से चीख निकल गई क्योंकि उसके हाथ में तो मैं ख्वाबों के ख्याल और उमंगों से भरी हुई थी। मैं एक जवान जहां लड़की थी। मेरा नाम सदफ है। कुछ ही दिन में मेरी शादी होने वाली थी। मेरे सारे घर वाले मुझे किसी राजकुमारी की तरह ट्रीट कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी शादी तो मेरी पसंद से नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे लड़का पसंद आ गया था और मैं अपने घर वालों की पसंद की शादी पे भी खुश थी क्योंकि लड़का मुझे पसंद था। आजकल घर में बहुत रौनक लगी हुई थी। मेरे बाबा तो जिंदा नहीं थे, लेकिन मेरी काफ़ी कज़न्स थी। मेरी माँ ने ही मेरे लिए सब कुछ किया था। 15 दिन पहले ही मेरी कज़न सब ढोलक लेकर बैठ गई थी और रोज ही घर में कोई ना कोई हंगामा होता था। रौनक लगी हुई थी। जब लड़की की शादी होती है तो उसको इस बात की खुशी होती है कि मुझे नए कपड़े मिलेंगे, मेरी सारी सहेलियां मुझे किसी शहजादी की तरह प्यार करेंगी, मुझे उठ के कोई पानी भी पीने नहीं देगा। लेकिन ये नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, पूरी जिंदगी में उसके साथ क्या होना है। और यकीन माने कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता। किसी भी लड़की को खबर नहीं होती कि उसकी शादी के बाद उसके साथ क्या होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन दिनों को एंजॉय नहीं करेंगे। 8 महीने, अगर इसकी किस्मत अच्छी हो तो 1 साल, लेकिन मैं कहती हूँ कि उस वक्त को एंजॉय करना चाहिए। पर ना जाने आज मुझे मेरे पापा की याद आ गई। मेरी शादी में सिर्फ अभी 15 दिन रह गए थे। अगर वो यहाँ होते तो वो बहुत खुश होते। इनकी दुआओं की मुझे सख्त ज़रूरत थी। मैं अपने बाबा से बहुत करीब थी। उनको इस दुनिया से गए 3 साल ही हुए थे। इनके साथ मेरी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी यादें थी। अभी से तैयारियां शुरू हो गई थी और लाइट्स वगैरह भी लगने लगी थी। मेरी माँ सब कुछ कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो मेरी बहुत अच्छे से शादी करवाएंगी ताकि मुझे हमेशा याद रहे। वैसे देखा जाए तो इन सारी सजावटों को लड़की की जिंदगी पर कोई असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इंसान 2 पल की खुशी ही मना लेता है क्योंकि खुशियों कोई आपको प्लेट में सजा कर नहीं देता। खुशियां तो चुरानी पड़ती हैं, इसलिए शायद रस्म और रिवाज को बनाया गया है। मैं छत पर खड़ी थी। छत पर बहुत खामोशी थी। सर्दियों का मौसम आने वाला था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं सोचने लगी कि मेरी शादी सर्दियों में हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे कामदार कपड़े पहनने में आसानी होगी और शायद मैं अपने शौहर के साथ हनीमून पर भी जाऊंगी। ठंडे इलाके में शौहर के साथ जाना और सैर हर लड़की का ख्वाब होता है। मेरे लिए भी ये मेरा ख्वाब था। खैर मैंने अपने आप को ही थाम लिया और आंखें बंद कर ली जब अचानक से किसी ने मेरे मुंह पे हाथ रख के मुझे खींच लिया। उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो मेरा कोई अपना नहीं था। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, मेरे साथ ज्यादती कर दी। मुझे याद है कि मेरी आंखों के सामने कोई चिड़िया थी, काले रंग की, या शायद वो उसका निशान था। मुझे और कुछ भी याद नहीं था क्योंकि जब मुझे नीचे उतारा गया मैं बेहोश हो चुकी थी। शायद सब लोग मुझे ढूंढ रहे थे, तलाश करते रहे और 2-4 घंटे के बाद मैं उनको मिली। छत पर बहुत अंधेरा था। घर को रोशनी से सजा दिया गया था। छत के ऊपर कोई लाइट नहीं लगाई गई थी। छत के ऊपर दीवारें भी थी। दीवार इतनी ऊंची बनी हुई थी कि अगर कोई बैठा भी हो तो नजर नहीं आता। इसलिए घर वालों को मेरी तलाश में बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि उस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे कोने में लाश की तरह रख दिया था। कुछ लोग मुझे ढूंढते हुए छत पर भी आए थे, लेकिन मैं उनको नजर नहीं आई। जब सुबह उसकी रोशनी फैलने लगी तो मैं उनको नजर आई और मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरी हालत बहुत बुरी थी। ये बात सिर्फ मेरी माँ और करीबी रिश्तेदारों को ही पता थी। उनको ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने बताया भी नहीं। मैं डर गई थी। मैंने कहा कि मुझे चक्कर आ गया था और मैं बेहोश हो गई थी। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, जब सारी सारी रात बैठ के तुम लोग गाना गाओगे, मेहंदी लगाओगे, आराम नहीं करोगे तो फिर यही सब होगा ना। पूरा दिन पूरी रात इंसान जागेगा तो ऐसा ही होगा। आज से ऐसा कुछ नहीं होगा।
मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा। मेरी तो पूरी दुनिया ही अंधेरी हो गई थी। मुझे लगा पता नहीं तुम कहाँ चली गई, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। मैंने कहा माँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी माँ कहने लगी चलो अच्छा जो हुआ सो हो गया। आज के बाद तुम अपने आप पर थोड़ा ध्यान दो। शादी के अब तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इतना जागोगी तो चेहरे से रौनक ख़त्म हो जाएगी। दुल्हन के चेहरे पे रौनक नहीं होगी तो प्यारी कैसे लगोगी। मेरी माँ ने कहा कि अब तुम आराम करना। मैं हाँ में सर हिला दिया। हम लोग अस्पताल से घर आ गए। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता गया, मुझ पर जो गुज़रा था वो मैंने किसी को नहीं बताया। मैं अपने होठों को ख़ामोश कर चुकी थी। मैंने उसको अपने सीने में दबा लिया था और किसी को भी कुछ नहीं बताया और शादी का दिन भी करीब आ गया। अब शादी के बस 3 दिन ही बच गए और 3 दिनों तक मेरा बहुत ख़्याल रखा गया। मेरी उदासी को यही सोचा गया कि शायद मैं अपने बाबा को याद कर रही हूँ और इस घर से और सबसे दूर जाने वाली हूँ, इसलिए परेशान हूँ। लेकिन मैं ही जानती थी कि मेरे साथ क्या हुआ था, पर मैंने अपनी ज़बान बंद कर ली थी। क्योंकि मुझे पता था कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला था। मुझे नहीं पता कि वो कौन था जिसने ये सब कुछ किया, लेकिन अभी भी मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती थी। खामोश रहकर ये सब कुछ कर सकती थी। मुझ पर क्या गुस्से रही थी मैं ही जानती थी, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। कभी-कभी आँखों में आँसू आ जाते थे, मैं बेकाबू हो जाती थी। तो बस यही बोलती थी कि बाबा की याद आ रही है। आप लोगों से दूर जाने के दुख में परेशान हूँ। बाकी घर में इतनी रौनक लगी हुई थी कि यहाँ तक कि किसी का मुझ पर ध्यान नहीं गया और मैंने भी अपने ऊपर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की और आखिर मेरी शादी का दिन भी आ गया। बस आज का ये दिन गुजर जाता तो मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता। वक्त का यही इलाज था कि वक्त गुजर जाता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शादी भी नहीं करनी चाहिए थी, किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ फैसला करना मेरे बस में नहीं था। ये फिल्मों में हो सकता है लेकिन असल जिंदगी में करना मुश्किल है। एक लड़की की शादी टूट जाना इससे भी ज्यादा बुरा होता है। हमारे मुआशरे में एक लड़की की शादी टूटना, फिर कोई उसे कभी भी इज्जत की नजर से नहीं देखता। मैं अपने लिए इतनी बड़ी सजा कैसे चुन सकती थी। मुझे तो पहले ही एक बहुत बड़ी सजा मिल चुकी थी। अब मैं दूसरी सजा अपने लिए नहीं चुन सकती थी। मेरी एक नंद थी, ससुर थे और मेरी सास थी और मेरा शौहर इकलौता बेटा था। वो लोग बारात लेकर आ चुके थे। अभी मुझे बाहर तो नहीं बिठाया गया था, लेकिन मेरी नंद मेरे कमरे में आ गई। उसने मुझे देख लिया और कहा कि आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। और आज मैं दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरी नंद मेरे पास आई और बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक से मुझे उल्टी आने लगी। अगर वो मेरे और करीब आती तो शायद मैं उसके ऊपर ही उल्टी कर देती। मेरे मुंह नीचे कर लिया और उसने कहा कि भाभी क्या हो गया है आपको। मैंने कहा वो डाइटिंग कर रही हूँ ना, इसलिए और टेंशन से भी ये सब कुछ हो रहा है। उसने कहा परेशान होने की क्या जरूरत है, आज तो आपकी शादी है, आपको खुश होना चाहिए। मैंने अपने आप को संभाल लिया, पर थोड़ी देर के बाद फिर से मुझे उल्टी आने लगी। मेरी नंद ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा कि मैं 1 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मेरी माँ को ये बात पता चल गई कि मुझे उल्टियां हो रही है। मेरी माँ कहने लगी क्या उल्टा सीधा खा लिया तूने, तेरी नंद ने तुझे ऐसा करते हुए देख लिया। तुझे नहीं पता बेटा, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं कि दुल्हन उल्टियां कर रही है। मैंने कहा क्यों, किसी को नहीं आ सकती। मेरी माँ ने कहा कि जवान जहाँ लड़कियों को ऐसी शादी वाले दिन थोड़ी ना उल्टी आती है। तुझे ये नहीं पता कि जवान लड़की की उल्टी आने से उसे किस बात से जोड़ा जाता है। इतनी भी तू बेवकूफ नहीं है, ये तो तुझे पता है। मैंने कहा माँ ये सब कुछ ड्रामों में होता है। मैंने कहा कि माँ मैंने अपनी नंद को कह दिया था कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी माँ ने कहा कि तो तुमने की है और ये भी तुमने मुझे नहीं बताया, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। शादी होने वाली है फिर भी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो, क्या जरूरत है तुझे करने की। एक तो मैं बहुत परेशान थी, ऊपर से मेरी माँ मुझे 4 बातें सुनाने लगी। मैंने कहा माँ बस कीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप मुझे ज्यादा कुछ मत कहिए। मेरे माँ से ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी जबान भी फिसल सकती है। मैंने बड़ी मुश्किल से सब कुछ छुपा लिया और मुझे स्टेज पर बिठा दिया गया, लेकिन स्टेज पे थोड़ी देर ही बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश नहीं आ रहा था। मुझे बाद में पता चला कि जब मुझे होश नहीं आ रहा था तो मेरी नंद ने सबके सामने कहने लगी कि पहले भाभी उल्टी कर रही थी, अब भाभी बेहोश हो गई हैं। आखिर ये मामला क्या है, ससुराल वाले तो ऐसे ही होते हैं और यहाँ पर तो मैं खुद फंस गई थी। पहले मुझे उल्टियां आ रही थी, उसके बाद मुझे चक्कर। तो उन्हें शक तो होना ही था कि लगता है बात कुछ और है। आखिर कब तक मैं इस बात को छुपा सकती थी।
मैं तो बड़ी परेशान होगी, लेकिन मरते ना क्या करते। अभी तो मुझे सबकी नजरों का सामना करना था, सबके सवालों के जवाब देने थे। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या समझेंगे। सब कहने लगे, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, आखिर दुल्हन को क्या हो गया है। शादी में ही एक शख्स आया हुआ था, जो डॉक्टर था। उसने मेरा चेकअप किया तो वह हैरान रह गया। तब तक मुझे होश आ चुका था। उसने ये खबर सुनाई। उसने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सबके लिए ही बहुत अजीब थी। मेरी माँ ने कहा, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, तूने ये बात भी कैसे कर दी। मेरी बेटी की शादी है और तू उसके बारे में कैसी बातें कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी का किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी सास ने सबके सामने कहना शुरू कर दिया, ताल्लुक नहीं है तो फिर ये पेट से कैसे हो गई। डॉक्टर ने खुद कहा है। मेरी माँ कहने लगी, देखिए ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती और उसने आज तक किसी लड़के से बात नहीं की है। मेरी माँ डॉक्टर से कहने लगी, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, कह दो ये झूठ है, बहुत बड़ा तमाशा बनेगा। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अभी टेस्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर एक लेबोरेटरी वाले को मैं जानता हूँ, वो आधे घंटे में टेस्ट की रिपोर्ट भी दे देगा। मैंने कहा, मैं ये टेस्ट नहीं करवाऊंगी। मेरी माँ ने कहा, तो क्यों ये टेस्ट नहीं करवाना चाहती। सबके सामने मेरी इज्जत की नीलामी मत कर, चुपचाप जो कहते हैं वो कर ले। मुझे पता था कि मैं मुश्किल में थी। उन्होंने मुझसे टेस्ट करवा लिया। आधे घंटे में उसने व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भेज दी। उस आदमी ने वही रिपोर्ट अपने फोन पे ऑन करके सबके सामने दिखा दी। उसने कहा, ये लड़की माँ बनने वाली है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अब तो रिपोर्ट भी सामने आ गई है। मेरी माँ ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मुझे जानती ही नहीं और जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ। सारे लोग बातें बनाने लगे। मेरी नंद भी उल्टी सीधी बातें करने लगी। मेरी सास तो कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है इस लड़की से मेरी बेटी की शादी नहीं हुई। मैं अपना सर झुकाए सबकी बातें सुन रही थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी सास ने मेरी माँ को बहुत बातें सुनाई। आप तो बड़ा कह रही थी कि मेरी बेटी बहुत शरीफ है, शराफत के दम भर रही थी। देखिए आपकी बेटी ने क्या किया। ये तो हमारी किस्मत है कि हमें सही वक्त पर पता चल गया, नहीं तो हमारे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। हमारे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया है कि इसकी शादी ऐसी लड़की से होती। मेरा होने वाला शोहर भी मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत थी। मेरी सास ने कह दिया था कि मैं तो अपनी बेटी की शादी इस लड़की से कभी नहीं करवाऊंगी। हम सब जा रहे हैं। मेरी माँ उनके कदमों में बैठ गई और रोने लगी। उनके सामने हाथ जोड़ने लगी। मेरी माँ को ऐसा करते हुए देखकर तो मेरा दिल कट के रह गया। लेकिन मैं क्या कर सकती थी। क्या ये मेरी गलती थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही होता है, अगर एक लड़की की हालत सबके सामने इस तरह आई तो लोग लड़की को ही गलत ठहराते हैं, उसे ही बद किरदार कहा जाता है। यही तो करती है दुनिया। एक औरत के साथ मैं भी अपने आप को यही कह रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है। मेरे साथ एक हादसा हुआ था, लेकिन मैं किसी भी तरह कुछ भी साबित नहीं कर सकती थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरी माँ उनके कदमों में बैठी थी। मेरी माँ ने उन लोगों से कहा, ऐसा मत कीजिए, आप यहाँ से चले गए तो मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। उन्होंने कहा, आपकी बेटी मेरे बेटे से क्या किसी भी लड़के से शादी करने के लायक नहीं है। आप चाहती हैं कि हम इस बदनामी की टोकरी को अपने साथ ले जाएं ताकि हम भी जलील होते रहें। आजकल तो लड़कियों का पैर बड़ी जल्दी फिसल जाता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि आपकी बेटी भी ऐसी होगी। क्या क्या नहीं हो रहा आजकल, पर इसका मतलब ये नहीं कि आंखों से देखकर मक्खी निगल जाए। वो लोग जाने लगे तो मेरी माँ ने उनके पैरों को पकड़ लिया। मेरी सास कहने लगी, हम यहाँ पर शादी नहीं करने वाले, बस बात खत्म। लेकिन आगे मेरे ससुर ने जो बात कही उसे सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे वो सब के सब हैरान हो गए। मेरे भी कदमों तले से जमीन खिसक गई। मेरे ससुर ने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो मेरी सास के होश उड़ चुके थे। वो कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इससे शादी करोगे। मेरे ससुर ने कहा, मैं इस लड़की की जिंदगी बचाने के लिए इससे शादी करूंगा, वरना इसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। मेरी सास ने कहा कि मेरे होते हुए इसके साथ शादी कैसे करोगे। तो मेरे ससुर कहने लगे, बस अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूं तो शादी कर सकता हूं। तभी मेरी सास कहने लगी, ऐसे कैसे कर लोगे शादी। अगर तुमने शादी के लिए अपना एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम पर केस कर दूंगी। तभी मेरे ससुर कहने लगे, तुम्हें जो करना है कर लो, केस करना चाहती हो तो कर दो, कोर्ट में मुझे लेकर जाना चाहती हो तो लेकर चली जाना, लेकिन इतना जान लेना, तुमने अगर मुझ पर केस किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा।
तुम घर से बेघर हो जाओगी। मेरे ससुर की बातें सुनकर मेरी सास खामोश हो गई। मेरा जो होने वाला शौहर था अपने बाप पर चलाने लगा। तभी मेरा ससुर कहने लगे, खामोश हो जाओ, तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे। अगर तुम्हें हिम्मत है तो फिर कर लो इस लड़की से शादी। वो अपनी नजर झुकाकर माँ के पीछे हो गया। तभी मेरे ससुर ने कहा, अगर मुझसे किसी ने भी इस बारे में अब बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे ससुर की उम्र मुझसे कहीं ज्यादा थी। उनकी उम्र लगभग 45 साल हो गई। दिखने में हट्टे कट्टे थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके 2 जवान बेटा बेटी भी हैं। मेरी सास भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। खैर, मेरे ससुर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। मेरी माँ ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो मेरी माँ के लिए मसीहा है। मेरी सास की हालत अजीब सी हो गई। उन्होंने कहा कि तुम इस लड़की से शादी नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा, मैं मर्द हूँ, मैं जिससे चाहूँ शादी कर सकता हूँ। तुम मुझे रोकने वाली होती कौन हो? मैं उस लड़की की जिंदगी बचाने के लिए इससे शादी करूंगा। मेरी माँ ने फौरन हाँ कह दिया। उन्होंने कहा, अभी सख्त शादी होगी। मेरी सास और मेरा होने वाला शोहर और मेरी नंद वहां से वापस चले गए। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और वो वहां से चले गए। जो आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे, वो लोग मुझे कहने लगे कि कैसी लड़की है जो शादी से पहले ही पेट से हो गई है। पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके बैठी है, किसका बच्चा पेट में लिए घूम रही है। इसको देखो तो जरा, इससे डर नहीं लगा कि शादी करके दूसरे घर में जाएगी तो वहां कैसे रहेगी। मेरी माँ ने यह सब सुन लिया तो माँ ने उन लोगों से हाथ जोड़ के कहा, आप अगर मेरी बेटी की इज्जत नहीं कर सकते तो आप यहाँ से जा सकते हो। उन्होंने कहा, कौन सी इज्जत? आपकी बेटी ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी कौन रुकना चाहेगा? वैसे भी यहाँ शादी नहीं, यहाँ तो तमाशा हो रहा है। लो भाई, आया था कोई लड़का शादी करने के लिए, अब इससे अधीर उम्र का आदमी शादी करने के लिए तैयार है। वो औरतें हंसने लगी, सब लोग चली गई। मुझे वापस कमरे में ले जाया गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं इस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। तो मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मेरी माँ ने कहा, तो उससे शादी नहीं करेगी? अगर तुझसे शादी नहीं करेगी तो तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। और मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुझे माँ बनाकर अपने साथ रखूं और लोग मुझे ताने दे, मेरा जीना मुश्किल करें, मेरा जीना हराम करें। इससे अच्छा है कि तू उस आदमी से शादी कर ले। तूने एक बार भी नहीं सोचा मेरी इज्जत के बारे में। बिना बाप के तुझे मैंने कैसे पाला है, ये मैं ही जानती हूँ। मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, लेकिन तुमने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। तूने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ एक बार मेरी बात तो सुन ले, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरी माँ ने कहा, कुछ भी बताने का वक्त नहीं है। एक दुल्हन जिसकी शादी है और पता चलता है कि वो अपनी शादी वाले दिन ही पेट से है, तो फिर ऐसी लड़की का मुआशरा क्या करेगा? तुझे पता है, अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, एक नेक आदमी ने तेरे साथ शादी करने की हामी भर ली। अब तेरी इससे शादी हो जाएगी, तुझे इसका नाम मिल जाएगा, तो इसके घर में चली जाएगी, तेरा खुद का घर हो जाएगा। अब इससे ज्यादा तुझे और क्या चाहिए? मैंने कहा, आपने उसकी बीवी को नहीं देखा, वो मेरे साथ क्या करेगी? वो मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगी। मेरी माँ ने कहा, ये तेरी परेशानी है, मेरी नहीं। वहां जाकर तुझे ये सब कुछ संभालना होगा। अभी यहाँ जो हो रहा है ये मेरी परेशानी है और मुझे इस परेशानी से निकलना है। इस परेशानी के साथ मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी। मैंने कहा, माँ मैं आपके लिए परेशानी बन गई हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी माँ ने कहा, जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। अब मैं खामोश हो गई क्योंकि मेरी माँ ने ही मेरा फैसला कर दिया था। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी। मैं बैठी रही जिंदा लाश की तरह जिसमें कोई जान नहीं थी। मेरी शादी मेरे ससुर के साथ हो गई, जिसका नाम सलीम था। अब वो मेरा शौहर था। आधे से ज्यादा रिश्तेदार जा चुके थे। जो खड़े थे वो सिर्फ तमाशा देखने के लिए ही खड़े थे। कुछ ऐसे थे जो मेरी माँ को तसल्ली भी दे रहे थे, लेकिन साथ ये भी कह रहे थे, आपने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं की है। आपका शौहर भी तो इस दुनिया में नहीं था ना, और आप कमाई में लग गई, आपने बेटी को छोड़ दिया। काश कि आपने थोड़ा सा ख्याल किया होता तो आज ये हम सबके लिए इतनी बड़ी बदनामी की वजह ना बनती। मेरी माँ सबकी बातें सुन रही थी। पता नहीं कि किस तरह ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, किस तरह से वो सब कुछ सुन रही थी और कहाँ से इतनी हिम्मत लेकर आ रही थी, वही जानती थी। खैर, मेरी शादी हो गई। मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुम्हें फिलहाल अपने घर तो नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि इस वक्त मेरी बीवी वहां पर बहुत गुस्से में होगी और कोई ना कोई बात जरूर करेगी। लेकिन मेरी एक रिश्तेदार है, हम उनके घर जाएंगे, एक हफ्ता वहीं पर रहेंगे और उसके बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो अपने घर ले जाऊंगा। मेरी माँ ने मेरे शौहर से कहा, देखिए आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। मेरी बेटी से गलती हुई है, वो जवान है और उससे गलती हो सकती थी।
आजकल तो आपको पता ही है कि किसी भी लड़की को बेवकूफ़ बनाना कौन सा मुश्किल काम है। अब मेरी बेटी आपकी बीवी है, आपने इससे कबूल किया है तो आप इसका ख्याल तो रखेंगे ना। उसने कहा, हाँ क्यों ख्याल नहीं रखूंगा, मैंने सोच समझ कर ही शादी की है और आप परेशान मत होइए। आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं ये सोचकर हैरान थी कि इस आदमी ने कैसे मुझसे शादी कर ली, कैसे इसने ये सब कुछ कबूल कर लिया। आखिर में इन सब की नज़र में बद किरदार लड़की थी और मेरे पेट में किसी और का बच्चा भी था। पता नहीं इस आदमी के अंदर शायद बहुत रहम था। ये एक वो आदमी था जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया और ये एक ये आदमी है जो मेरी मदद कर रहा था। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत तो नहीं जागी थी लेकिन इज्जत जरूर पैदा हो गई थी। उसने मुझे इस दर्द से बचा लिया। मेरी माँ ठीक कह रही थी क्योंकि जो भी हुआ ये सच था कि मैं माँ बनने वाली थी और मेरे पेट में किसी और का बच्चा था। उसने मेरे साथ शादी कर ली। खैर 2-4 घंटे मैं अपनी माँ के घर ही बैठी थी लेकिन ना मेरी माँ मुझसे कोई बात कर रही थी और ना ही कोई और मैंने अपनी माँ से कहा, अगर मेरी परवाह नहीं है आपको तो फिर क्यों कह रही थी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। मेरी माँ ने कहा, चाहे कुछ भी हो तू मेरी बेटी है लेकिन जो तुमने किया है इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अपने घर चली जा और वापस मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, माँ मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। क्यों मुझे किस्सा सुनाकर मेरा दिल जलाना चाहती हो? क्या बताओगी मुझे? कैसे उस लड़के से मिली थी तुम? लोग एक दूसरे से मिलते थे। अगर तुम किसी और लड़के को पसंद करती थी तो फिर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम किसी और लड़के को पसंद करती हो? मैं तुम्हारी शादी उसी से हंसी खुशी करवा देती। तुम्हें इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? तुमने खुद का तमाशा तो बनाया ही, मेरी परवरिश का भी तमाशा बना दिया। तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है, वो भी अगर जिंदा होता तो तुम्हारी पसंद को जरूर समझता। तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हारी माँ नहीं समझेगी? मैंने कहा, माँ आप मेरी बात सुनेंगी? आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मेरी परवरिश की है। क्या आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैं मानती हूँ लेकिन कम अज कम आप अपनी परवरिश पर तो यकीन करें। तभी माँ कहने लगी, मैं अपनी परवरिश पर कैसे यकीन करूँ? आजकल तो बच्चे माँ बाप के हाथों से निकल गए हैं। और हाँ, मुझे तुम पर बड़ा मान था लेकिन तुमने मेरा मान खराब कर दिया। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं माँ के पैरों में बैठ गई और उनको बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अपनी माँ को अपने बारे में बताने ही वाली थी कि मेरे शौहर मुझे लेने के लिए आ गया और मेरी माँ ने मुझे उसके साथ रुखसत कर दिया। हम रुखसत होकर अपने शौहर के दोस्त के घर आ गए। मैं एक जगह बैठ गई, उस घर में कोई भी नहीं था, बस मेरा शौहर था। मैं इधर उधर देख रही थी। मेरा शौहर एक कमरे में गया। मैंने उसे झांक कर देखा तो वो सेज बना रहा था, कमरे को सेट कर रहा था। मैं ये देखकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर मेरे पास आया। उन्होंने कहा, जाओ कमरे में, थोड़ी देर में मैं आता हूँ। मैं जाकर बिस्तर पर बैठ गई। लगभग 10 मिनट के बाद मेरा शौहर मेरे कमरे में आया। उसने मेरा घूंघट उठाया, मेरे मुंह दिखाई में उसने 20,000 मेरे हाथों में रख दिया। मैं उन रुपयों को अपने हाथों में रखकर चुपचाप खामोशी के साथ बैठी थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। मेरे चेहरे का सारा मेकअप बिखर चुका था। मेरी आंखों का काजल बिखरा हुआ था और रोने की वजह से मेरा सारा मेकअप खराब हो चुका था। मेरे बाल भी खराब हो गए थे। मैं उजड़ी हुई दुल्हन लग रही थी और शायद मैं यही तो थी, ये एक उजड़ी हुई दुल्हन। वो आदमी मेरे करीब आया और कहने लगा, अच्छी बीवी बन के रहना। जो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए हाथ आगे करेगा मैं उसका हाथ को तोड़ दूंगा, लेकिन तुम भी बदले में मेरी हर बात मानना। मैंने कहा, आपने ये फैसला क्यों किया? उसने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता था। मैंने कहा, लेकिन मैं तो आपके बेटे की होने वाली बीवी थी। फिर आपने मुझे अपनी बीवी बनाने के बारे में कैसे सोचा? उसने कहा, अब तो ऐसी बातें मत करो, भूल जाओ। अच्छा हुआ था तुम मेरे बेटे की बीवी नहीं बनी, वो बहुत बदतमीज है। उसकी परवरिश उसकी माँ ने की है। वो तो मुझे भी इज्जत नहीं देता, कहता है कि मुश्किल वक्त में बाबा ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन इसलिए उसके बारे में मेरे सामने कोई भी बात मत करना और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें एक अलग घर में ही रखूं। कहीं ये ना हो कि वो आते चाहते तुम पर नजर रखे। मैं खामोश हो गई। इतना कहकर मेरे शौहर बेड से उठ गए और अपनी शर्ट को उतारना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अपनी शर्ट उतारी, मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। क्योंकि उस रात जब मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी तो मैंने ये चिड़िया देखी थी। मेरी आंखों के सामने एक चिड़िया आई थी, मुझे वही चिड़िया नजर आई और मैं सब कुछ समझ गई, क्योंकि मेरे साथ जुल्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा होने वाला ससुर था और उसके हाथों पर वही टैटू बना हुआ था। मैं उनसे दूर दूर हटने लगी। उन्होंने कहा, क्या हो गया है, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस वो तुम थे। उसने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, वो तुम ही थे। उसने कहा, कैसी अजीब बातें कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई? मैंने कहा, हाँ तुम ही थे। मेरी नजर उस
चिड़िया के निशान पर थी और मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया था। मैंने कहा, उस रात छत पर जो भी मेरे साथ हुआ वो करने वाले तुम ही हो। मैं वहां से जाने लगी कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे पेट में मेरा बच्चा है और मैं ही तेरा शौहर हूँ। अब अपनी माँ की इज्जत बचाओ और चुपचाप अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजार दो। बस अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने एक गुलदान उठाया और उस शख्स के सर पर दे मारा और मैं वहां से भाग गई। सीधे अपनी माँ के पास आई और उसे सब कुछ बता दिया। मेरी माँ हैरान रह गई। उसने कहा, माँ मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे आपकी कसम आपने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया और मैं अभी सोच रही थी कि ना जाने कौन था जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया, लेकिन मुझे मेरा मुजरिम मिल गया है और वो आदमी सलीम है। उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। उसने मुझ पर गंदी नजर रखी थी। उसने जब से मुझे देखा उसकी नीयत ख़राब हो गई। उसने मेरे साथ ये सब इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसके बेटे से शादी ना करूं, बल्कि उसी से शादी करूं। अगर वो ये सब ना करता तो मेरी शादी उसके बेटे के साथ होती। इसलिए उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया था ताकि मेरा तमाशा बन जाए और वो सबके सामने मेरा हाथ थाम कर मेरा शौहर बन जाए। मेरी माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा कि मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैंने जल्दी जल्दी में तेरे साथ क्या कर दिया, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम कल पुलिस स्टेशन जाएंगे और उस आदमी पर केस कर देंगे। ये सब कुछ बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुझे इस आदमी के हाथों नहीं पड़ने दूंगी। हमने उस आदमी पर केस कर दिया। ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। शायद मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते, पर अभी केस चल रहा है। इन सब में मेरे बच्चे का कसूर नहीं था। मैं बच्चे को पैदा करूंगी, इस दुनिया में लेकर आऊंगी, अच्छा इंसान बनाऊंगी। पता नहीं मेरे साथ इतना सब कुछ क्यों हुआ, लेकिन बस तसल्ली है तो इस बात की कि मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है। लोगों को पता है कि बुरा मेरे साथ होगा, लेकिन फिर भी बातें करती हैं। लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं। बस मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अब सोच लिया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा। मेरी माँ का साथ और उनकी हिम्मत मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। पुलिस स्टेशन जाने के बाद केस दर्ज करवा दिया तो फिर पुलिस ने मेरी बात ध्यान से सुनी। जो भी मैंने उस रात देखा और महसूस किया, सब कुछ पुलिस ने दर्ज कर लिया। मुझे सपोर्ट दिया और कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। इस बात में मुझे थोड़ा सा इस आदमी ने यकीन दिलाया। मेरे केस की सुनवाई का दिन आया और मैं कोर्ट में गई। जब मैंने अपना बयान दिया तो मेरी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, लेकिन माँ ने इतनी हिम्मत दे रखी थी। मैंने बताया कि वो मेरा सिर्फ शौहर नहीं बल्कि मेरा मुजरिम है। कोर्ट में वो आदमी खड़ा था, उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन इस बार मुझे उससे डर तो नहीं लग रहा था। मेरे बयान के बाद मेरी माँ खुद को संभालते हुए बोली, ये लड़की मेरी बेटी है, इसने जो भी झेला है इसकी कहानी सुननी चाहिए। मेरे दिल में खुशी थी कि मेरी माँ मेरे लिए खड़ी थी। कोर्ट की सुनवाई के बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए भी लड़ना है जो ऐसे ही मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। मुझे खुद पर यकीन था और मैं चाहती थी कि मेरी कहानी दूसरों तक पहुँचे ताकि वो भी समझ सके कि इन्हें कभी अपने हक के लिए लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। जब कोर्ट का फैसला सुना तो मेरी माँ और मैं खुश थी। सलीम को सज़ा मिल गई थी, लेकिन मैं जानती थी सबके बाद भी मेरे लिए बहुत कुछ नया शुरू करना होगा। मैं अपने बच्चे को पैदा करने का फैसला किया और इस बार मुझे अपने लिए सोचना था। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। 9 महीने बाद मेरा बच्चा मेरी ज़िंदगी में आया। जब मैंने उसे गोद में उठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी सारी तकलीफ ख़त्म हो गई है। मैं एक यतीम खाने में काम करने लगी। वहाँ पर जितने भी यतीम बच्चे थे उन बच्चों का मैं देखभाल करने लगी। वहाँ पर मेरी मुलाकात अब जिस लड़के से हुई उस लड़के को सारी हकीकत बता दी। एक दिन वो मेरे पास आया और उसने आकर कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और मेरा हाथ थामना चाहता है और मेरे बच्चे के साथ मुझे अपनाना चाहता है। दोस्तों, अब आप ही मुझे बताइए, क्या मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए? क्या मुझे अपने बच्चे के साथ ही अकेली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए?